घर बनाने के लिए एज अ टिम्बर यूज करते हो, बहुत सारी चीजों के लिए हम पेड़ पौधे का यूज करते हैं। ठीक है, ये आज फिर भागना शुरू कर देगा। Natural vegetation include those plants that are not grown by human but grown naturally on earth। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो ह्यूमन के द्वारा ना ग्रो होकर नेचुरली ग्रो होती है। दिस इंक्लूड ट्रीज इन फॉरेस्ट, स्क्रब, ग्रासेस। इसमें जंगल में मतलब जो पेड़ पौधे जो जंगलों में उगते हैं, जो झाड़ियां, जो घास है, वो सब आती है। नेचुरल वेजिटेशन हैज मेनी यूजेस, इनका बहुत सारा यूज है। एग्जांपल के लिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो ये हाँ, the equatorial rainforest produce a huge amount of oxygen in the world। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आता है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से आता है। ऐसा कहा जाता है अमेजन बेसिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला रीजन है। ठीक है, These forests also absorb, obviously बात है, जब हम ऑक्सीजन देंगे तो वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। all the organism in the process of respiration की प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। therefore these rainforests are sometimes called the lung of the world। इन्हें संसार का फेफड़ा भी कहा जाता है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये एक जनरल क्वेश्चन भी है और आपसे पूछा भी जा सकता है which is या who is called the lungs of the world। संसार का फेफड़ा किसे कहा जाता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को, अमेजन बेसिन को, आपके मैं अमेजन बेसिन उसमें मेन है इसलिए उसको बता रही हूँ। बाकी इक्वेटोरियल में आपके जितने भी रीजन आते हैं, इक्वेटोरियल में आपका अमेजन आता है, कांगो बेसिन अफ्रीका का आता है, और आपके साउथ एशिया और इंडिया के कुछ स्टेट्स आते हैं उसमें जो इक्वेटर के पास जंगल है। ठीक है, the abundance of the grasses in the grassland make them very useful for raising cattle। जहाँ घास के मैदान है वहां पर घास के दिखता है, जिससे जानवरों को पालने में आसानी होती है, उनको चारा मिल जाता है। कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट इन द माउंटेन प्रोवाइड गुड टिम्बर। जो कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट है माउंटेन रीजन्स के वर्ल्ड में कहीं भी, वो अच्छा टिम्बर देते हैं फॉर मेकिंग पेपर बनाने के लिए। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रोवाइड नट, गम एंड सिल्क। और टेम्परेट रीजन जो है, जहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो नट्स यानी कि जो हमारे हम जैसे वॉलनट है या कैशू है, इस तरह के जो नट्स होते हैं वो गम और सिल्क देते हैं। अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट आर पेपर एंड टर्पेंटाइन ऑयल। इसके अलावा हमें जंगलों से क्या मिलता है? टर्पेंटाइन और पेपर मिलता है। पेपर का हम रबड़ भी मिलती है, यहाँ पर रबड़ नहीं मेंशन किया, रबड़ भी मिलती है। The plants also hold the soil together and thus prevent soil erosion। सबसे बड़ी बात, पेड़ जो होते हैं वो soil erosion को रोकते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ वो soil erosion को भी रोकते हैं। This allow the soil to be fertile for agriculture। और जिसकी वजह से जब पेड़ पौधे मिट्टी को अपने साथ पकड़ के रखते हैं तो मिट्टी फर्टाइल बनी रहती है। प्लांट्स आल्सो चेक द स्पीड ऑफ विंड एंड फ्लो ऑफ वाटर। और पेड़ जब लगे होते हैं तो आप विंड की स्पीड भी चेक कर सकते हैं और पानी का फ्लो भी चेक कर सकते हैं। पेड़ खुद भी उस चीज को चेक करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर। और जो पेड़ है वो सबसे जरूरी काम है, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। जब पेड़ नहीं होते हैं तो जो ग्राउंड पर पानी अंदर जाता नहीं, क्योंकि पेड़ नहीं है तो जड़ें क्या चीज अवशोषित क्या करेंगी, जड़ अपने में क्या एब्जॉर्ब करेंगी। और जब पेड़ होते हैं तो जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो वो चीज भी पेड़ करते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। इसके अलावा एनवायरनमेंट की हेल्प करने के अलावा मानव को वो डिफरेंट रिसोर्सेज देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड होम वाइल्ड लाइफ, यानी जो चीजें हमारे लिए हुई, ऑक्सीजन हमने लिया, नट्स लिया, गम लिया, जितना कुछ आपने भी पढ़ा, उसके अलावा एनवायरनमेंट की हेल्प करने के अलावा, ह्यूमंस की हेल्प करने के अलावा वो वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। इट इज ऑल्सो
अ सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स, और इसके अलावा बहुत से जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनके लिए भी ये फूड देते हैं। ये सो कौन है आपकी क्लास में? SOU होगा कौन? हम कोई सौरभ तो नहीं है? पूरा नाम लिख के आएगा तो दूंगी, मुझे पता है इस तरह में ना वो आ जाता है यश। अब आपसे कहा जा रहा है टिक द सिचुएशन वेयर नेचुरल वेजिटेशन इज द रिसोर्स फॉर ह्यूमन। आपको उस सिचुएशन पर टिक करना है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन ह्यूमंस के लिए एज अ रिसोर्स है। अंडरलाइन करिए उस सिचुएशन को जहां पर वेयर नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड होम फॉर वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को होम दे रही है। ठीक है, टिक करना है किसे? उस सिचुएशन को जहां पर वेजिटेशन जो है वो रिसोर्स है ह्यूमंस के लिए, और उस सिचुएशन को अंडरलाइन कीजिए जहां पर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को होम शेल्टर दे रही है। ओके, तो पहली है द टॉल ग्रासेस ऑफ द सवाना हेल्प टाइगर्स टू so that they go unnoticed while hunting animals। यानी कि सवाना की जो घास होती है वो बहुत लंबी होती है जिससे टाइगर उनमें छुप जाते हैं, और जब वो शिकार करना चाहते हैं तो वो अननोटिस रहते हैं, मतलब उनको कोई देख नहीं पाता। ओके, दूसरा रामू कलेक्ट्स लीव फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक मेडिसिन फॉर हिज पेशेंट। ठीक, रामू पत्तियां कलेक्ट करते हैं अपने पेशेंट के लिए दवाई बनाने के लिए। और तीसरा मेनी बर्ड्स यूज ट्विंग्स, मेनी बर्ड ट्विंग्स यूज करती है, लीफ यूज करती है, और ग्रासेस को अपना घोंसला बनाने के लिए यूज करती है। करते चलिएगा फिर मेरे को बताइएगा। और मेनी कैटल हर्डर ब्रिंग देयर कैटल टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज, और बहुत से जो जानवर पालने वाले हैं, जो पशुपालक हैं, वो अपने जानवरों को ग्रासलैंड में चरने के लिए लाते हैं। अब आपको बताना है, पहला तो ये बताइए ह्यूमन के लिए रिसोर्स है, उसको टिक करिए। मैम बी और सी। मैम बी और सी। यस मैम सही है, बी और सी। और बी सी कैसे हो गया? सी में तो उसने शेल्टर दी ना, तो नेक्स्ट तो बना रहे हैं ना। तो मैम बी और सी नहीं, बी और डी। डी होगा, बी और डी को टिक करेंगे, जबकि हम सी और को अंडरलाइन हम करेंगे, सी और ए को अंडरलाइन करेंगे। अब आप पूरे उसको सेंटेंस को ना अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके ओके मैम। ओके, मैं इसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये वाली लाइन हमारे साथ चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ रख के गई हूँ मैं, हैंडल करूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो ये जो नेचुरल रिसोर्स था जिसको आपने भी पढ़ा, वेजिटेशन एज अ रिसोर्स, अब आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर किस किस अमाउंट में है। Earth can be divided into different vegetation region as a forest, grassland, tundra vegetation and desert vegetation, यानी thorn और scrub जिसको कहते हैं। ये इससे पहले भी अभी हमने 7th में लास्ट चैप्टर था हमारा, इसे हमने पढ़ा था। इसमें आपको सारे फॉरेस्ट के नाम बताए जाएंगे। वही है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द सॉइल, हाउ मच वाटर इन द सॉइल कैन होल्ड, और कितना पानी वो मिट्टी ग्रहण करके अपने में अब्जॉर्ब करके रखती है वो। द स्लोप ऑफ द लैंड डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ प्लांट विल ग्रो इन दिस रीजन, और जैसा वहां का ढलान होता है उस जगह का, वो बताता है कि किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर उग सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन में उग सकते हैं। These factors influences the thickness of the vegetation cover, और ये जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े, यानी कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई, कितना पानी वहां की मिट्टी एब्जॉर्ब कर सकती है, वहां उस जगह का स्लोप कैसा है, ये सारी चीजें जो है किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है उसको अफेक्ट करती है। द हाइट ऑफ द प्लांट एंड द साइज एंड द शेप ऑफ देयर लीव्स को भी अफेक्ट करती है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड एंड व्हाई, और हर जगह पर डिफरेंट वेजिटेशन क्यों पाई जाती है उसके बारे में। Tall trees with thick vegetation are found in the region with the warm climate and lot of rainfall,
जो लंबे पेड़ होते हैं वो गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं और वहां पर ज्यादा बारिश होती है। These trees are shorter. The trees are shorter in the region with less rainfall. उन प्रदेशों में जहां पर बारिश कम होती है, ठीक है, वहां पर पेड़ पौधे छोटे पाए जाते हैं, जबकि ग्रास लैंड में थ्राइव्स होते हैं। ग्रास लैंड थ्राइव इन एरिया, थ्राइव मीन्स होता है, क्या दिया आपकी बुक पर, ग्रो वेल इन लार्ज नंबर। ओके, बहुत बड़े अमाउंट में उनका होना थ्राइव होता है, ठीक है। ग्रास लैंड जो होते हैं वो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, जहां पर बहुत नाम मात्र की, जिसको हम कह सकते हैं 25 से 35 के मिलीमीटर बारिश होती है, उन एरियाज में आपके ग्रासलैंड्स होते हैं। वाइल डेजर्ट वेजिटेशन वहां पर जहां पर थॉर्न एंड स्क्रब पाए जाते हैं, यानी जहां पर बारिश नहीं होती है। रीजन दैट रिसीव स्नोफॉल, और वो क्षेत्र जहां पर स्नोफॉल होता है वहां पर कोन शेप्ड के ट्रीज होते हैं, जैसे पाइन और फर। The major natural vegetation region are forest, grassland, scrub and tundra। आपको इस मैप में शो किए गए हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट, तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैं आपको एज यूजुअल इसको बता दे रही हूँ, आपको इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लार्ज वैरायटी ऑफ स्पेशीज को अपने में, यहाँ पर पेड़ों की बहुत स्पेशल वैरायटी होती है, जैसे महोगनी है, रोजवुड है, इबोनी है, यानी यहाँ के जो जंगल, आयरन वुड है, रबड़ है, ये जंगल जो होते हैं बहुत ज्यादा घने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होता है। इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन को, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास होते हैं 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ। ओके, इक्वेटर आपकी जो ये बीच से जाती है, ये जितना डार्क ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं अपने मैप में सामने, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। आप जूम करके अपने इस पर बुक पर भी देख सकते हो, डार्क ग्रीन आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही दिखाया जा रहा है, और यहीं से इक्वेटर भी गुजरती है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। यानी कि जो ये डार्क ग्रीन यहाँ पर है, ये अमेज़न बेसिन है, अफ्रीका में जो डार्क ग्रीन है ये कॉन्गो बेसिन है, और ये जितना आपका ऑस्ट्रेलिया का कुछ एरिया और बाकी जो यहाँ की जावा, सुमात्रा, साउथ एशिया के कंट्रीज है, ये सारे इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये कैनोपी बनाकर रहते हैं, जो जंगल है वहां का वो एक फॉरेस्ट का कैनोपी होता है, कैनोपी कहते हैं तंबू को, ठीक है। और पेड़ों के नाम आपको पता होने चाहिए, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, आयरनवुड, रबड़, ये सब वहां पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो 30 डिग्री मतलब कि आपके इक्वेटर रीजन से थोड़ा ऊपर जाकर ये होते हैं। इसमें ट्रॉपिकल वो जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, इक्वेटोरियल से कम रेनफॉल होता है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। थ्राइव इन ट्रॉपिकल रीजन विद मॉडरेट एंड हाई टेम्परेचर एंड अल्टरनेटिंग ड्राई एंड वेट सीजन, और इनमें ड्राई सीजन भी होता है, यानी यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्वालिटी होती है कि वो ऑल सीजन रिमेन ग्रीन रहते हैं, ठीक है, जबकि डेसिडियस फॉरेस्ट ड्राई रीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है ये देखिए लिखा भी हुआ है, ये साल में एक बार अपनी पत्तियां ड्राई सीजन में गिरा देते हैं, जब इनमें पानी की कमी होती है, जब सूखा मौसम आना शुरू होता है। सम ट्रीज की जो स्पीशीज है वो यहाँ पर टीक, सॉल, शीशम और बम्बू है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें टीक, सॉल, शीशम और बम्बू होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस में। उसके बाद आता है टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां वो वार्म टेम्परेचर में पाए जाते हैं और हैवी रेनफॉल एरिया, वहां पर भी हैवी रेनफॉल होता है, और इसमें आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन में आपके सहारा डेजर्ट के पास का कुछ एरिया आता है, ठीक है। इसमें तो दोनों कलर से दिखा रखा है इन्होंने। और
इसमें ओक, पाइन, वॉलनट और मलबरी जैसे पेड़ पौधे आते हैं। और ये अंडर ग्रोथ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव लेस अंडरग्रोथ देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन। जो ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये उनसे कम घने होते हैं। टेम्परेट मतलब एवरग्रीन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ज्यादा घना होता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी वो ज्यादा, उनमें डेली बारिश होती है तो उनमें जो डेंसनेस होती है वो ज्यादा होती है टेम्परेट एवरग्रीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें डिफरेंस यही है कि दोनों में इसमें वार्म टेम्परेचर पाया जाता है पर ये कुछ रीजन में ही होते हैं। और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, जैसे आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, फिर आपके टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये मॉडरेट रेनफॉल होता है यहाँ पर, और इसमें स्क्रब बुशेस आते हैं, अंडर ग्रोथ होते हैं। और यहाँ पर जो पाए ओक, पाइन, वॉलनट, मलबरी इसमें भी पाए जाते हैं। अब आता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट वो होते हैं जो मेडिटेरियन सी के पास पाए जाते हैं, यानी कि जो अफ्रीका के ऊपर का एरिया है ये आई थिंक आपका जो ये लाइट ग्रीन कलर का एरिया है ये मेडिटेरियन होगा, पर्पल है अच्छा इसमें। मेडिटेरियन सी के पास का एरिया होता है ये अफ्रीका में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। यानी मेडिटेरियन सी के अलावा और भी कुछ जगहों पर ये वैरायटी पाई जाती है। मेडिटेरियन सी के पास पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मेडिटेरियन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये हॉट ड्राई समर होती है, यहाँ पर वार्म और वेट विंटर्स होते हैं। यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो वैक्सी होते हैं, यानी पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या कह सकते हो, मुलायम सी होती हैं और छोटी होती हैं, जिससे गर्मियां बहुत लंबी होती है और बहुत ज्यादा गर्म होती है, जिससे वाटर जो है इनसे वो कम मात्रा में रिड्यूस हो पाए। दे हैव अ लॉन्ग टैप रूट, और इनकी जो रूट होती है वो बहुत लंबी होती है। एंड गेट वाटर फ्रॉम द डीप सब सॉइल लेयर, और ये सब सॉइल लेयर से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं मोस्टली यहाँ पे फ्रूट प्लांट्स ज्यादा पाए जाते हैं, ऑर्चर्ड पाए जाते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, मेडिटेरियन फॉरेस्ट को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फलों का बगान, ऑर्चर्ड माने फलों का बगान होता है, और इसको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। संसार का फलों का बगान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो फल होते हैं वो आपके यहीं पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑलिव, ओक, मैपल और साइट्रस फ्रूट्स जैसे ग्रेप, ऑरेंजेस, लेमन भी यहाँ पर होते हैं। अब आपके आते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट टैंगा रीजन में, यानी कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पाए जाते हैं, जहां पर 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ रीजन में टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा लेस रहता है। विद कोल्ड विंटर्स होती है, बहुत कम दिनों की गर्मी होती है। यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा विंटर्स में होता है। और जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये एवरग्रीन रहते हैं। इनकी पत्तियां निडल लाइक होती है, निडल शेप्ड होती है, यानी कि सुई की तरह नुकीली होती हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं वो झुकी हुई होती हैं, जिससे कि वो बर्फ को गिराती रहे नीचे। इनमें पाए जाने वाले पौधे हैं पाइन, स्प्रूस, फर, लार्च और सीडर है। ओके, अब आते हैं ग्रासलैंड। अभी तो हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में। पहला था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, फोर्थ नंबर पे था टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर आपका मेडिटेरियन फॉरेस्ट और फिर कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। ओके, तो ये आपके फॉरेस्ट है। अब है आपका ग्रासलैंड। तो उसी तरह ग्रासलैंड में भी वैरायटी है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि जो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल इसमें हम ले सकते हैं प्रेरीज आते हैं, जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, हॉट वेदर रहता है। और ग्रासेस जो होते हैं ये ट्रॉपिकल यानी कि इक्वेटर के पास के ही एरिया होते हैं, पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है वहां पर। और समर जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की समर होती है। There are not enough rainfall for the trees to grow very big tall. वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। Such grasslands are also called savanna. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा, फिर इंटर ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना के नाम से जाना जाता है। मोस्टली ये सारे कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। फिर आपका आता है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं आर फाउंड मोर और लेस इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये मोस्टली सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। द कोल्ड ड्राई विंटर, जहाँ की विंटर्स कोल्ड होती है, ड्राई होती है, और समर हॉट होती है। इन सच आइलैंड रीजन, मोस्टली आइलैंड रीजन में does not allow trees to grow। आइलैंड रीजन में जहाँ पर पेड़ पौधे उगने की परमिशन नहीं रहती है, मतलब वो नेचुरली उगते ही नहीं है, वहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द ग्रासेस फाउंड इन द पर्टिकुलर एरियाज। और जो अमाउंट है रेनफॉल का वो घास की हाइट पर निर्भर करता है। Such grasslands are also named different parts of the, इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पंपास कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है, यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों में इनको स्टेपीज के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर टी लगा दिया है, ये गलत है, टी हटा लीजिएगा। वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। डेजर्ट वेजिटेशन सबको पता है, डेजर्ट वेजिटेशन कैसी होती है। थॉर्नी बुशेस होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और बहुत ज्यादा लो भी हो जाता है, बट बारिश बहुत कम होती है आपके डेजर्ट रीजन में। और इनमें हॉट डेजर्ट भी आते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी आते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट है, और कोल्ड डेजर्ट आपका गोबी डेजर्ट है या लद्दाख का डेजर्ट है। Having very hot temperature with little or no rainfall or have a lot of scrub vegetation, बहुत झाड़ीदार पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, थॉर्न होती हैं, वैक्स कोटेड होती हैं, जिससे कि मॉइस्चर ट्रांसमिट ना हो पाए। और इनके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं और लॉन्ग रूट्स होती है, जिससे कि वो सब तरह से वाटर को अपने में एब्जॉर्ब कर सकती हैं। मेनी स्पीशीज है जिनमें कैक्टस है, कोरस ग्रास है, और क्या कहते हैं आपको, बबूल है। इस तरह के जो पेड़ होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, मोस्टली वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहां पर स्पाइनी और थॉर्नी लीफ वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सम ग्रासेस थ्राइव इन दीस रीजन, और कुछ घासें जो होती है, घास की वैरायटी भी यहाँ पर पाई जाती है। कोरस घास होती है, सॉफ्ट भी होती है, बहुत ज्यादा कटीली होती है। आते हैं अब आपके टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा यानी कि जो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट था, वो कॉर्निफेरस में जो बर्फ गिरती है उस वहां पर फाइन कोल होते हैं, टुंड्रा होती है जहां पर बिल्कुल पोलर रीजन, जहां परमानेंट बर्फ ही रहती है। जबकि कॉर्निफेरस में आपके कभी कभी बर्फ जो होती है, जैसे आपके लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो यहाँ पर तो समर भी आता है, बट जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा फ्रीज्ड जोन है, यानी कि आपका एकदम नॉर्थ पोल या आपका एकदम साउथ पोल, जहाँ पर परमानेंट, जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने के रात होते हैं, वो टुंड्रा वेजिटेशन वहां पर कैसी होती है। The tundra region is located in the freeze zone. Large trees, वहां पर बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। Grow in high mountains. Large trees cannot grow in high mountains and polar regions because of freezing temperature and snowfall. क्योंकि वहाँ पे freezing temperature होता है, snowfall रहता है, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे जो है हाईएस्ट माउंटेन्स पर नहीं पाए जाते। फिर वहाँ पे मोसेस, लीचेन और सम ग्रासेस होती है। मोसेस, लीचेन एक काई की वैरायटियां है, जो काई नहीं लग जाती है, जैसे आप अपने डायग्राम में नीचे देख रहे हैं, इस तरह के पेड़ पौधे वहां पर होते हैं। अब आपसे यहाँ पर एक्टिविटी में कह रहा है, एग्जांपल दे रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इनके फीचर्स बताने हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का फीचर क्या है, परमानेंट ग्रीन रहते हैं। ओके, एक जगह बतानी है जहां पर ये पाए जाते हैं, फिगर नंबर 1 को देखकर, एटलीस्ट 1 बतानी है, एटलस को देखकर। और व्हाट हेल्प देम टू ग्रो इन दीज रीजन, और ये क्या हेल्प करते हैं उस रीजन में उगकर, मतलब ये वहां पर ग्रो होते हैं तो क्या हेल्प होती है, तो ये एक्टिविटी है। पूछा जा रहा है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है
उसके बारे में आपको बताना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? मैम रोजवुड, mahogany, ये तो पेड़ों रबर के एंड नाम है, ये ironwood। तो पेड़ों के नाम है। वेजिटेशन में आपको बताना होगा ग्रासलैंड होते हैं, फॉरेस्ट है, और अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा मैम था। स्क्रब्स, टुंड्रा। हाँ, आपके फॉरेस्ट आएंगे, ग्रासलैंड होगा और ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, पहला तो फॉरेस्ट हो गया, दूसरा ग्रासलैंड हो गया, फिर टुंड्रा वेजिटेशन हो गई और डेजर्ट वेजिटेशन हो गई। ठीक है, वेजिटेशन के नाम पूछता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रासलैंड पाए जाते हैं, और कहाँ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जो आपका ये वाला पैराग्राफ है, क्या कहते हैं, मैप के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ लेट अस रीड अबाउट वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड एंड व्हाई, लिखा हुआ है। टॉल ट्रीज विद थिक वेजिटेशन आर फाउंड इन द रीजन विद अ वार्म क्लाइमेट से लेकर आपका ये पूरा आपको पाइन एंड फर तक इसमें मेंशन करने के लिए, मतलब यहाँ जितना कुछ कहा गया है वो सारा कुछ बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नीडेड फॉर ईच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी फॉरेस्ट के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल चाहिए। हाई टेम्परेचर, लिटिल। हाँ, हाई टेम्परेचर है और लॉट ऑफ रेनफॉल है। ग्रासलैंड के लिए आपको लिटिल रेनफॉल चाहिए। ठीक है, डेजर्ट वेजिटेशन के लिए ऑलमोस्ट नो रेनफॉल होना चाहिए, और आपके जो वो है टुंड्रा कह सकते हैं या कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो आपके हैं, टुंड्रा वेजिटेशन जो है उसके लिए स्नोफॉल चाहिए। ठीक है, तो क्लाइमेट पूछ रहा है। और वेयर इज ईच टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड, और ये सारे वेजिटेशन कहाँ पाए जाएंगे। तो अब आपको इनके या तो कंट्रीज के नाम बताइए या कॉन्टिनेंट्स के नाम पर्टिकुलर बताइए। ठीक है, where the type of natural vegetation that would grow well under the given climate condition। चलिए इसको बताइए जल्दी से। नेचुरल वेजिटेशन बतानी है जो गिवन क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाई जाती है। हॉट क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, कौन सा वेजिटेशन पाया जाएगा? मैम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहले एक बार पढ़ लो ध्यान से। वेजिटेशन का मैम ट्रॉपिकल। बताना है। मैम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हाँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा, या हम सिर्फ फॉरेस्ट भी बता सकते हैं। चलिए लिखते चलिए, पहले तो अभी फॉरेस्ट लिख लो, बाकी फिर ऐड करते हैं, देखते हैं अभी कुछ और होगा। ठीक है, और कल आपके उसमें अभी याद रखना, कल पीछे वाले लेसन में यस और नो हम जो लिख रहे थे ना, उसमें कुछ एक रह गया था बताने के लिए। छूट गया था। हाँ, तो उसके ना ए वाला नो है और बी वाला यस है, याद रखना, लिख लेना। ए वाला नो है, ओके, ए वाला नो, बी वाला यस। यस। अगला, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट और हैवी स्नो। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन, हाँ लिख लीजिए यहाँ पे। स्पेशली अलबत्त तुम लिख लो। यस मैम, बस मैम 22 ब्लॉक की एक्सरसाइज नहीं हुई और तो सारी हो गई। वो आप खुद करोगे, यूट्यूब पर देखो, चैनल पर होगी 22 ब्लॉक की। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, मॉडरेट टेम्परेचर, लेस रेनफॉल, ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हाँ तो सिर्फ ग्रासलैंड लिख लो आप। ओनली ग्रासलैंड। हाँ, क्योंकि वेजिटेशन का पूछा है ना, उसके अंदर के आपको वो नहीं बताने हैं। ठीक है, और वेरी हॉट और वेरी कोल्ड टेम्परेचर, वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट। हाँ, डेजर्ट वेजिटेशन। और यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट लिखेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ओके, क्योंकि हमारे साथ वरना चलता रहता है। इतनी देर से पढ़ाया है आपने भी समझा है, तो उसको खुद भी करिए, कोई बहुत टफ नहीं। जैसे सब बच्चे बता रहे हैं उनको मैंने वो तो नहीं दे रखी ना आंसर की, जैसे आप भी करिए।
वाइल्ड लाइफ, अब आपका वाइल्ड लाइफ है एज अ रिसोर्स। पेड़ पौधे क्यों जरूरी, ये तो पता चल गया क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, टिम्बर देते हैं, बहुत सारी यूजफुल चीजें देते हैं। बट जानवर क्यों जरूरी है? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में जो नहीं पाले जाने वाले, जिनको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है, वो भी आते हैं। विच इंक्लूड लैंड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एंड वाटर एनिमल्स, जिनमें लैंड, वाटर और बर्ड और कीड़े मकोड़े सारे कुछ आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ, और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो नेचुरल हैबिटेट देती है, यानी इनको प्राकृतिक शरण देती है। वेजिटेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन वाइल्ड लाइफ टू सर्वाइव, और वेजिटेशन भी सर्वाइव होने के लिए वाइल्ड लाइफ पर डिपेंड करती है। बायोस्फीयर इज द रियल्म ऑफ Earth where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere all come into the contact. बायोस्फीयर जहां पर आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों आकर मिलते हैं, वहां पर बायोस्फीयर बनता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर ऑन अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर, और जितना भी जीव, चाहे अर्थ पे रहने वाले हो, चाहे वाटर पे रहने वाले हो, या चाहे आसमान पर उड़ने वाले हो, जो भी है, या कीड़े मकोड़े हैं, जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं आकर बायोस्फीयर में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और सर्वाइव करते हैं, एंड ऑल इंटरडिपेंडेंट। और आपको पता है फूड चेन का निर्माण होता है और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ मेनी इकोसिस्टम, और बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। एग्जांपल देयर आर माउंटेन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम जिसको आप पढ़ते हैं, ये सारा कुछ होता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, देयर आर काइंड ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, देयर आर मोर देन 1 मिलियन नॉन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड साइंटिस्ट आर स्टिल डिस्कवरिंग न्यू स्पीशीज वेरी एवरी ईयर, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और साइंटिस्ट नई नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। डिफरेंट एनिमल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, हर डिफरेंट जो जानवर है उनको रहने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पेस लगता है, फूड लगता है, वाटर लगता है और शेल्टर लगता है। जस्ट एज क्लाइमेट अफेक्ट द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और जो क्लाइमेट होता है जैसे वो वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट कैन थ्राइव इन द गिवन एरिया, और उसी तरह उस नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंगली वहां पर पेड़ पौधे, वो जीव जंतु पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कलरफुल और छोटे जो बर्ड्स होती हैं या छोटे एनिमल्स होते हैं, वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाए जाते हैं, और जैसे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीन है कहते हैं, इसलिए वहां पर बहुत कलरफुल, जैसे टोकन है, मकाऊ, इस तरह के जो कलरफुल बर्ड्स हैं, सिंगिंग बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड है, ये सब ट्रॉपिकल। और जैसे जैसे हम अनकलरफुल एरिया की तरफ बढ़ते हैं, जैसे टेम्परेट में जाते हैं, फिर हम आपके टुंड्रा रीजन डेजर्ट में पहुंचते, वैसे वैसे जो जानवर है उनका साइज बड़ा होता जाता है, वो मोटे और भद्दे होते हैं, अनकलरफुल हो जाते हैं, फर वाले हो जाते हैं। तो ये नेचर का एक गिफ्ट है उनके लिए। वाइल्ड लाइफ इज द मोस्ट डाइवर्स इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ पाई जाती है इक्वेटोरियल में। एलिफेंट, राइनो, पाइथन, क्रोकोडाइल, डियर, जिराफ, जेब्रा यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंट जो वो है विभिन्नता है वो इक्वेटोरियल में पाई जाती है। एनिमल्स सच एज बिसन, hedgehogs वहाँ ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। डेजर्ट में आपको पता है कैमल पाया जाता है, और स्कॉर्पियन है, रैटल स्नेक है, रैट है, बीटल है, ये आपके डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा टुंड्रा में आपके आर्कटिक फॉक्स है, मिंक है, पोलर बियर है, सील्स पाई जाती है जिनके पास बहुत थिक फर होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट टू द मेंटेन अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। ये चीज आपको पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो टुंड्रा में इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए होते हैं, जैसे कि ये हनी बी का भी इससे पहले भी हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, पॉलिनेटिंग करती है, अगर हनी बी ना हो तो पॉलिनेशन नहीं होगा। अभी मैंने आपको वाटर स्कार्सिटी वाले में शायद ये बताया था, उसमें वाटर फैसिलिटी वाला चैप्टर था जो हमारा, शायद हमने उसमें इसको पढ़ा था।
वाटर एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज का कोई चैप्टर था जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी पॉलिनेशन वाली कि अगर हनी बी नहीं होगी तो हाँ फाइंडिंग सोल्यूशन वाटर का जो था वाटर एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज उसमें 1 मिनट रह गया है क्लास में, ये क्लास डिस्कनेक्ट होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, जितना भी पढ़ रहे हैं उसके बाद ध्यान रखिएगा। तो जो पॉलिनेशन है वो हनी बीज के द्वारा होता है। इसके व्यंजन जैसे वोल्चर है, क्रोज है, ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। इसके अलावा आपके जो एनिमल है जैसे लॉयन है, टाइगर्स है, ये एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। अगर टाइगर और लॉयन अपना प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाना बंद कर दें